Bismillahirrahmanirrahim. I am here with MGT 610 Business Ethics Fund पेपर। काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान थे कि पेपर फाइल से नहीं आ रहा और काफ़ी कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ हैं। तो इस वजह से हमारी टीम ने एफर्ट की और एक स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरी इस चीज़ में, जिन्होंने पेपर अटैम्प्ट किया था कि हमने ये फाइल प्रिपेयर की है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे। 50% of your MCQs will be in from this video, और rest 50% आप इजीली सॉल्व कर देंगे because of the concepts being presented verbally in this video, and 80 to 90% of your subjective part will be inshallah from this video. So let's start without any delay. First statement है, which of the following is the view that describes the relationship between a business and its customers is a contractual one. The moral duties to customer are those created by this contract. तो हमारे पास जब कोई बिजनेस और कस्टमर के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट व्यू ऑफ द बिजनेस कहते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट व्यू ऑफ द बिजनेस में ये होता है कि कस्टमर और बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी आपस में एक वायदा करते हैं कि कस्टमर किन किन चीज़ों को फॉलो करेगा और जो बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव है वो किन किन चीज़ों को फॉलो करेगा। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल वन के नेम से जाहिर है, दिस इज बेसिकली द कॉन्ट्रैक्ट व्यू। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोडक्ट विल फंक्शन एज इफेक्टिवली एज द कस्टमर इज टू लीड टू एक्सपेक्ट इट टू फंक्शन। यानी हमारे पास ऐसा पीरियड ऑफ टाइम जहां पर जो प्रोडक्ट है वो सही तरह काम करे जैसे हमने उससे एक्सपेक्ट किया था। तो ये हमारे पास होता है सर्विस लाइफ। सर्विस लाइफ इज बेसिकली द लाइफ ऑफ प्रोडक्ट, के कितना अरसा एक प्रोडक्ट चलेगा, सही काम करेगा, दैट इज द सर्विस लाइफ। इसके अलावा बाकी कॉन्सेप्ट देना भी मैं इंपॉर्टेंट समझता हूँ। रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट कितना फॉल्ट टॉलरेंस है। मेंटेनेबिलिटी का मतलब है कि अगर हमने प्रोडक्ट में कोई चेंजेस लेकर आनी है, अगर उसको अपडेट करना है तो वो कितना इजी है उसके अंदर कोई चेंज लेकर आना, उसको मेंटेन करना। और प्रोडक्ट सेफ्टी का मतलब है कि क्या प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं है जो कस्टमर को हार्म कर रहा है। यानी फॉर एग्जाम्पल, आपने पाकिस्तान में गाड़ियां बना दी हैं लेकिन आपने एयरबैग इंक्लूड ही नहीं किए। अब मोटरवे पर कस्टमर जा रहा है, एक्सीडेंट होता है, एयरबैग नहीं ओपन होगा तो फिर कस्टमर बहुत ज्यादा इंजर्ड होगा। तो दीज आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड द सर्विस लाइफ इज आंसर टू दिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है, ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स आर प्रॉब्लम्स विद रैशनल यूटिलिटी मैक्सिमाइजर। रैशनल यूटिलिटी मैक्सिमाइजर्स से एसोसिएटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो क्या है कि फ्यू पीपल आर गुड एट एस्टिमेटिंग प्रोबेबिलिटीज। जो यूटिलिटी मैक्सिमाइजर है उसके अंदर बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो प्रोबेबिलिटीज को एस्टिमेट कर सकें। पीपल आर इररेशनल एंड इनकंसिस्टेंट व्हेन वेइंग चॉइसेस। लोग अपने नजरिए से बात कर रहे होते हैं, इररेशनल होते हैं, इलॉजिकल बात कर रहे होते हैं, और इनकंसिस्टेंट होते हैं, आज कुछ बात करते हैं कल कुछ बात करते हैं। मैनी कंज्यूमर मार्केट्स आर मोनोपलीज। और काफी ज्यादा जो कंज्यूमर मार्केट्स होती हैं वो मोनोपलीज होती हैं, यानी एक ही कंपनी कंपनी को चला रही होती है, प्रोडक्ट को क्रिएट कर रही होती है और किसी और मैन्युफैक्चरर को मार्केट में नहीं आने देती। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे पास यूटिलिटी मैक्सिमाइजर के साथ, यानी हम यूटिलिटी इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं इन प्रॉब्लम्स की वजह से। एक प्रॉब्लम है जो यहाँ पर नहीं होती, दैट इज द पीपल कैन मेक रैशनल डिसीजंस ऑन सर्टेन टाइम। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग डिसीजन करते हैं वो अच्छे डिसीजन होते हैं, वो इफेक्टिव डिसीजन होते हैं और वो हेल्पफुल डिसीजन होते हैं। सो दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ रैशनल यूटिलिटी मैक्सिमाइजर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द सेविंग और रैशनिंग नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर यूज। तो अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास करंट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हमने फ्यूचर यूज के लिए उनको सेव करना है ताकि बाद में लोगों के लिए काम आए। तो बेसिकली दिस इज कंजर्वेशन। हम जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज हैं और हम एकदम 10,000 रुपीज खर्च नहीं करते, हम उसमें से थोड़ा थोड़ा खर्च करते हैं। तो दिस इज बेसिकली मी अ कंजर्व पर्सन। तो कंजर्वेशन बेसिकली ऐसी चीज होती है कि आप थोड़ा सा एहतियात से, बयाना रवि से काम लेते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर शुड बी अडॉप्टेड बाय अ कंपनी टू इंश्योर प्रोडक्ट सेफ्टी। अब प्रोडक्ट सेफ्टी क्या चीज है कि प्रोडक्ट हार्म ना करे कस्टमर को। तो क्या मेजर्स हम लें कि प्रोडक्ट सेफ्टी इंश्योर हो जाए। एक्सटेंसिव रिसर्च हमें करनी पड़ती है कि मार्केट रिसर्च करें, प्रोडक्ट की रिसर्च करें, सेफ्टी मेजर्स की रिसर्च करें, प्रोडक्ट की टेस्टिंग करनी पड़ती है। आपने कोई गाड़ी बनाई है, आप उसको हाई स्पीड पर चलाएं, उसको हिट करके चेक करें कि वो क्या परफॉर्म करती है, उसकी बॉडी कितनी स्ट्रांग है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ता है कि जो डिफरेंट डेवलपमेंट में स्टेजेस हैं वो प्रॉपरली फॉलो हों, एक प्रोसेसेस हों, स्टैंडर्ड्स हों। सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर मेजर्स that should be adopted by a company to ensure product safety.
Next statement is which of the following imply that it is wrong to raise animals for food in crowded and painful circumstances in which agriculture business currently raining cows and chicken. So the right answer is utilitarian and rights. यूटिलिटेरियन का मतलब ये होता है कि हमने मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम चीज़ों को बेनिफिट करना होता है। राइट्स का मतलब ये होता है कि हमने दूसरों के हकूक का ख्याल रखना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो हम राइट्स का भी ख्याल रख रहे हैं, रॉन्ग टू रेज एनिमल्स फॉर फूड इन द क्राउडेड एंड पेनफुल सर्कमस्टांसेस, यानी ऐसी जगह जहाँ पर हमारे पास क्राउड है, वहाँ पर जैसे अब आप देखेंगे कि हमारे पास रोड्स पर अगर काउस फिर रही हैं, बफलोस फिर रही हैं, तो रोड्स वुड बी डर्टी, तो हम ऐसी जगह पर एनिमल्स रेज नहीं करते इन विच एग्रीकल्चरल बिजनेस करंटली रनिंग काउस एंड चिकन। सो दिस इज बेसिकली बोथ यूटिलिटेरियन एंड द राइट्स। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेटा ऑन एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट के लिहाज से डिफरेंट जो डेटा पर कैलकुलेशन परफॉर्म की है वो की है यूएन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। ये आपने याद रखना है कि the calculation of data on environment is performed by UN Industrial Development Organization. Next, which of the following is the view that describes the relationship between a business and its customer is a contractual one. So this MCQ is repeated. This is basically the contract view of the business. Next, who suggests we should hand over our world to our children in no worse condition? यानी जब हम मरें तो अपने बच्चों को अच्छी दुनिया देकर जाएं, अच्छी जिंदगी देकर जाएं, then the one we received ourselves, यानी जैसा हमने खुद जिंदगी को पाया, जैसे हम खुद थे, हम इससे बेहतर अपने बच्चों के लिए छोड़ कर जाएं। तो दिस इज बेसिकली द जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने ये सजेस्ट किया था कि हमें ऐसा करना चाहिए। Which of the following mechanism most efficiently provide consumer safety as a good? So basically जो फ्री मार्केट होती है वो कंज्यूमर की सेफ्टी को एज अ गुड प्रोवाइड करती है। कंज्यूमर की सेफ्टी वहां पर मेन कंसर्न होता है और वो भी एज अ प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाता है फ्री मार्केट में। नेक्स्ट हमारे पास जो बाकी मार्केट्स हैं, मोनोपोली ऐसी मार्केट होती है जहां पर हमारे पास सिर्फ एक कंपनी सारी चीजें प्रोड्यूस कर रही होती है और किसी और को वहां नहीं आने देती। ओलिगोपोली में हमारे पास मोनोपोली से ही ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। यहाँ पर सिंगल कंपनी होती है, यहाँ पर हमारे पास ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं। एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हर कंपनी एक सिंगल वन बनना चाहती है। हर कंपनी में आपस में वॉर होती है कि सिर्फ वो अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में प्रमोट करे। सो बेसिकली द फ्री मार्केट इज वन वेयर कस्टमर्स safety is satisfied. नेक्स्ट है what will happen when consumers willingly pay for something। जब कंज्यूमर willingly पे कर रहे हैं किस चीज के लिए, तो sellers will cater their wishes। जो सेलर हैं अपनी विशेष को चेंज करेंगे, कस्टमर के लिहाज से अडॉप्ट करेंगे एज कस्टमर आज पेइंग। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक गाड़ी की कंपनी है, अगेन द सेम एग्जांपल फ्रॉम द कार्स कंपनी, कि वो सिंपल कार्स बनाते हैं, लेकिन कंज्यूमर्स कह रहे हैं कि वी आर विलिंग टू पे फॉर द एयर बैग्स, सो प्लीज इंक्लूड एयर बैग्स इन द कार। तो सेलर जो होंगे वो अपनी विशेष को कैटर करेंगे और एयर बैग्स इंक्लूड करेंगे इन द कार्स। Humans and nature together form a moral community. This refers to which of the following concepts? So this is basically holism. This is holistic umbrella. एक umbrella है, एक छतरी है जिसके नीचे सब कुछ आ रहा है। Humans भी आ रहे हैं, nature भी आ रही है, animals भी आ रहे हैं। तो this is basically the holism concept. नेक्स्ट हमारे पास है which of the following makes freedom of choice impossible। हमारे पास freedom of choice नहीं रहती, हमें एक ही चॉइस को चूज करना पड़ता है। तो दिस इज बेसिकली द मिस रिप्रेजेंटेशन में ऐसा होता है कि हम उसी चीज को चूज कर पाते हैं, बाकी चीजों को हम चूज नहीं कर पाते। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ चॉइस। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ एसिड रेन। हमारे पास जो एसिड रेन होती है दैट इज बेसिकली ड्यू टू द केमिकल्स। जो हमारे पास कंपनीज हैं, जो कंपनीज हमारे पास एग्जॉस्ट कर रही हैं डिफरेंट वेस्टेड मटेरियल्स को, दीज आर कॉजिंग एसिड रेन। सो दिस इज ड्यू टू द एयर पॉल्यूशन। एयर में जो हमारे पास पॉल्यूशन क्रिएट होती है, दिस एयर पॉल्यूशन कॉजेज द रेन। तो रेन इज बेसिकली फ्रॉम द एयर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिफाई द थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल व्यू ऑफ द बिजनेस ड्यूटीज। रॉल्स जो है हमारे पास, द जॉन रॉल्स, उन्होंने बताया था कि कॉन्ट्रेक्चुअल व्यू ऑफ द बिजनेस की क्या थ्योरी है। नेक्स्ट द फिनोमेना वेयर डज द कंज्यूमर ड्यूटी एंड and manufacturer duty begin is not explained by the following views. So, the contract view, duty care view, and the social views describe the duties by the manufacturer, but the utilitarian view is not about the manufacturer's duty. It is overall duties, overall concept of making products which are beneficial for all. But the other things are important for the manufacturer.
When other things comes, the customer duty is finished. वहाँ पर कस्टमर का काम खत्म हो जाता है। यहाँ पर जो चीज़ मेंटेन करनी होती है वो हमारे पास मैन्युफैक्चरर की ड्यूटी बन जाती है, जबकि यूटिलिटेरियन व्यू में हमारे पास दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और मैन्युफैक्चरर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक पॉलिसी व्यू एडवोकेट ब्रेकिंग लार्ज फर्म्स अप टू स्मॉलर यूनिट्स। यानी हमने लार्ज फर्म्स को छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। दिस इज बेसिकली द एंटी ट्रस्ट व्यूज। यानी बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो क्या करती हैं, लार्ज फर्म्स के अंदर कंपटीशन क्रिएट करती हैं। कंपटीशन क्रिएट करने के लिए, एक मोनोपोली को खत्म करने के लिए लार्ज फर्म्स को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देती हैं। दिस इज द एंटी ट्रस्ट व्यू। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द कैविएट वेंडर। कैविएट वेंडर कहता है कि हमारे पास जो सेलर है वो बिवेयर होना चाहिए, और हमारे पास जो कैविएट कंज्यूमर होता है वो कहता है कि हमारे पास जो बायर है वो बिवेयर होना चाहिए। सो वेंडर इज अबाउट द सेलर, सेलर शुड बी बिवेयर। बिवेयर से मुराद ये कि उसको पता होना चाहिए वो क्या प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उसको उसके अंदर सेफ्टी इंक्लूड करनी चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए, प्रोडक्ट के सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, critics to make approach respond that benefits of free markets are obtained only when the markets have all of the following characteristics. सो मार्केट अप्रोच रिस्पॉन्ड करती है कि बेनिफिट्स जो हैं फ्री मार्केट के वो तभी आते हैं जब हमारे पास ये तमाम करेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक्सेप्ट द वन। तो हमारे पास वल्नरेबिलिटी ऑफ हैजर्ड्स रिलेटेड टू मार्केट, अगर हमारे पास मार्केट में हैजर्ड्स आ जाएंगे, हैजर्ड्स के आने का खतरा होगा, तो हमारे पास बेनिफिट्स नहीं होंगे। तो ये चीज हमारे पास नहीं होनी चाहिए। बाकी चीजें जो हैं वो मार्केट के अंदर बेनिफिट्स लेकर आती हैं, लेकिन जो हैजर्ड्स होते हैं ये बेनिफिट्स नहीं लेकर आते। अकॉर्डिंग टू द ड्यू केयर थ्योरी, ड्यू केयर का मतलब ये है कि हमने ड्यू केयर प्रोवाइड करनी है, ख्याल रखना है अपने कंज्यूमर्स का। हु विल बी हेल्ड मोरली रिस्पांसिबल इफ मैन्युफैक्चरर्स अलाउ अनरीजनेबल डेंजर्स टू रिमेन इन द प्रोडक्ट। अगर मैन्युफैक्चरर जो हैं वो डेंजर्स प्रोडक्ट के अंदर रखते हैं तो मैन्युफैक्चरर रिस्पांसिबल होते हैं। इस थ्योरी में morally held responsible, they should be morally responsible for for the dangers being included in the products। तो ये हमारे बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में हमारे पास पोल्यूशन कंट्रोल आता है कि हम जब कोई चीज क्रिएट कर रहे हैं, इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हम पोल्यूशन में इजाफा नहीं करते, हम इसको कंट्रोल करते हैं ताकि आने वाले लोग जो हैं उनके लिए अच्छा एनवायरनमेंट हम छोड़कर जाएं। तो दिस इज बेसिकली कंजर्वेशन and the pollution control is a form of conservation. Next, the bakery advertises that its latest product can lower cholesterol even though the bakery cannot prove this claim। यानी बेकरी गलत चीज जो है वो प्रमोट कर रही है, वो कह रही है कि कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो हमारे पास एक एथिकल इशू आ गया है यहाँ पर। विच एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू प्रमोशन। द बेकरी इज प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट। जैसे मैं आपको कहना शुरू कर दूं कि मेरी वीडियो देखें, 100% पेपर आपका यहाँ से आएगा, और 100% पेपर ना आए, आपका बिल्कुल ही पेपर ना आए, तो दिस इज बेसिकली द एथिकल इशू रिलेटेड टू प्रमोशन। Next concept was about the product safety. Which of the following is the degree of risk associated with using the product? तो प्रोडक्ट सेफ्टी जो होती है ये डिग्री ऑफ द रिस्क होती है एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट के प्रोडक्ट कंज्यूमर को हार्म ना करे, वो सेफ हो। तो रिस्क एसोसिएटेड इज द प्रोडक्ट सेफ्टी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज बेस्ड ऑन लीगल डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। बेसिकली हमने लायबिलिटी लेनी होती है, लायबिलिटी से मुराद कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और लीगल डॉक्ट्रिन जो होती है जिसके अंदर हम स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, दिस इज बेसिकली द सोशल कॉस्ट व्यू। Next concept is, which of the following refers to marketing ethics? So, acceptable conduct in the market. Market में एक acceptable conduct होनी चाहिए, एक proper behavior होना चाहिए, एक अच्छा conduct जो होता है ये हमारे पास marketing ethic होता है। So, ethic is basically इंसान का बच्चा होना। कोई भी ऐसी चीज अगर आपको क्वेश्चन आती है ethic के लिहाज से, तो ethic के लिहाज से आपने वो चीज चूज करनी है, that is a positive thing in the marketing. So, acceptable conduct in marketing is a marketing ethic. Next, which of the following demands that manufacturer should pay the cost of all injuries caused by defect in a product even if exercised due care? So हमारे पास जो सोशल कॉस्ट व्यू होता है वो ये कहता है कि अगर आपने प्रोडक्ट में केयर लेकर आए थे, आपने अच्छे प्रोसेस फॉलो किए थे, लेकिन अगर इंजरीज हो गई हैं हमारे पास, तो आपने पे करना है उनकी कॉस्ट को। सो दिस इज बेसिकली द सोशल कॉस्ट व्यू। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हु हैज डिस्टिंग्विश्ड द टू काइंड्स ऑफ डिजायर्स, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। तो गलब्रेथ ने ये डिस्टिंग्विश की थी इन डिजायर्स में कि फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिजायर में क्या फर्क है। जो हमारे पास फिजिकल डिजायर्स होती हैं ये हमारे पास रोटी कपड़ा मकान होती हैं, जबकि साइकोलॉजिकल डिजायर्स में हमारे पास सेल्फ स्टीम, किसी की रिस्पेक्ट, ये चीजें होती हैं, और किसी का एतमाद होना प्रोडक्ट पर। तो these are basically the desires which are distinguished by Galbraith।
नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड क्रिटिसिज्म ऑन द एथिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। जब हमारे पास हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं कि तो उसके एथिक्स पर हमें क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रमोट्स मोनोपलीज, यानी मोनोपलीज को हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे मशवरा ले प्रोडक्ट लेने का, तो आप एक ही कंपनी का बार बार उसको बताते रहें, मोनोपली को प्रमोट करते रहें, और जो रियल में वैल्यू रखती है कंपनी, आप उसका नाम उसको ना बताएं, वो आप सजेस्ट ना करें। सो यू आर बेसिकली प्रमोटिंग द मोनोपलीज। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजिंग कैन ब्राइटन लाइव्स सिंपली बाय बीइंग विटी, टेस्टफुल एंड एंटरटेनिंग। सो बेसिकली जो कल्चरल एडवर्टाइजमेंट जो होती है हमारे पास, कल्चरल एडवर्टाइजमेंट हमारे पास एंटरटेनिंग होती है, टेस्टफुल होती है और विटी होती है, और ये ब्राइटन कर देती है लाइव्स को। ये आपने याद रखना थी कल्चरल एडवर्टीजमेंट। जब आप कल्चर को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे पंजाब का कल्चर आप इन्वॉल्व करेंगे, दैट वुड बी एंटरटेनमेंट फॉर पंजाब एम्प्लॉयज और पीपल और द बायर्स। Next, हमारे पास है critics to the market approach respond that benefits of free markets are obtained only when the markets have all of the following characteristics except। तो हमारे पास जो मार्केट है वो फ्री मार्केट के बेनिफिट्स उससे तभी मिलते हैं जब हमारे पास अनफोर्सीन रिस्क ना हो। हम तमाम रिस्क को देखें और उन तमाम रिस्क को खत्म करें। कोई ऐसे रिस्क ना हो जो हमें नहीं पता, जो हमें मालूम नहीं है, जो हिडन रिस्क है। ऐसे रिस्क ना हो तभी हमारे पास फ्री मार्केट के बेनिफिट्स जो होते हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं हम लोग। Next, which of the following refers to the duties and capabilities of the firm to execute its ethical vision? So basically, the competence is the duty and capability of firm, यानी उसने competence को maintain करना है, अपने प्रोडक्ट्स को इस लेवल पर रखना है to execute its ethical vision. Next हमारे पास है critics to the market approach warn that benefits of free markets are obtained only when the markets have all of the following characteristics step। So ये characteristics आपने याद रखनी है फ्री मार्केट के। इसके अलावा जो भी ऑप्शन है ये आपने सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आ रहा है कि देयर आर नो एक्सटर्नल कॉस्ट, पहले आया था अनफोर्सिन रिस्क नहीं होने चाहिए। तो ये अगर आपको तीन ऑप्शंस, अगर आपको आइडिया है इनका, तो इसके अलावा जो भी ऑप्शन होगा आपने सेलेक्ट करना है। सो बेसिकली देयर आर न्यूमरस बायर्स एंड सेलर्स, न्यूमरस बायर्स एंड सेलर्स होने चाहिए ताकि हमारे पास एक फ्री मार्केट जनरेट हो। Everyone can freely enter and exit the market, कोई भी मार्केट में आ सकता हो, जा सकता हो, मोनोपोलीज वहां पर ना हो। Everyone has complete and accurate information, हर किसी के पास एक accurate complete information होनी चाहिए। External cost कोई भी मार्केट में नहीं होनी चाहिए। So these are all positive things, this is a negative thing for a free market। Next हमारे पास है which of the following is an independent body that endorses and administers the code। जो भी हमारे पास कोड है उसको इंडोर्स करना, उसको वैलिडेट करना, ये कौन सी हमारे पास इंडिपेंडेंट बॉडी करती है? इंश्योरिंग द सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम वर्क्स इन द पब्लिक इंटरेस्ट, यानी हमारे पास जो सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम है वो पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करे। तो ये हमारे पास एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी होती है जो ये चीज इंश्योर करती है कि हमारे पास जो इंडोर्समेंट हो और जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोड हो उसको इंश्योर करना हमारे पास ASA का काम है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी रिक्वायरमेंट शुड बी मेट बाय इंटरनलाइजिंग एक्सटर्नल कॉस्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट को इंटरनलाइज करने की वजह से हमारे पास कौन कौन सी रिक्वायरमेंट जो है वो मेट होनी चाहिए? तो हमारे पास 2 रिक्वायरमेंट जो है वो मीट होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द प्राइवेसी इज कंसर्न विद द पर्सन्स इनर लाइफ, यानी पर्सनल की इनर लाइफ के जरिए से या उससे रिलेटेड हमारे पास कौन सी प्राइवेसी है, इंक्लूडिंग थॉट्स, प्लान्स, पर्सनल बिलीव्स, वैल्यूज, फीलिंग्स एंड वांट्स। जो उसकी थॉट्स हैं, उसके प्लान्स हैं, उसकी पर्सनल चीजें हैं, उसकी ये तमाम जो चीजें होती हैं, दीज आर बेसिकली साइकोलॉजिकल प्राइवेसी। उसकी साइकोलॉजी पर ये तमाम चीजें डिपेंड करती हैं और इन चीजों की प्राइवेसी को मेंटेन करना साइकोलॉजिकल प्राइवेसी कहलाता है। नेक्स्ट, which of the following is the undesirable and unintended contamination of environment? So pollution is basically the contamination of environment, कि आप environment को pollute कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है which of the following can set high prices through explicit agreements to restrain competition। तो हमारे पास हाई प्राइसेस कौन सेट करते हैं? ये हमारे पास ओलिगोपोली करते हैं, क्योंकि इसके अंदर देखें अगर आप तो एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट्स आ रहे हैं। एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट के लिए मोनोपोलिस्ट नहीं होता बल्कि कुछ ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं जो कि हाई प्राइसेस सेट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक जगह पर जाते हैं, एक रोड पर 10 सब्जियों की दुकान है, तो हर सब्जी वाला कहता है कि आलू आज अगर 100 रुपए किलो है तो हम सब मिलकर उसको 300 रुपए किलो बेचेंगे। तो सब में एक एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट हो जाता है ताकि कंपटीशन रिस्ट्रेन हो जाए, आपस में कंपटीशन ना आए। अगर सब लोग 500 का बेच रहे हो और एक बंदा 100 रुपए का बेचने लग जाए तो सारे 100 रुपए का जो बेच रहे हैं उससे खरीदने लग जाएंगे। तो बेसिकली इन ओलिगोपोली, जहां पर मल्टीपल कंपनीज जो होती हैं, मोनोपोली का ये ग्रुप होता है,
ये हमारे पास एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट्स करते हैं कंपटीशन को रिस्ट्रेन करने के लिए फॉर दी हाई प्राइसेस। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉस्ट दैट सोसाइटी बेयर्स टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। तो हमारे पास जो सोशल कॉस्ट होती है ये सोसाइटी बेयर करती है किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स दैट दोज हु हैव बीन इंजर्ड शुड बी कंपनसेटेड बाय दोज हु इंजर्ड देम। जो इंजर हुए हैं उसको उनको वो पैसे पे करें या कंपनसेट करें किसी ना किसी तरीके से जिन्होंने उनको इंजर्ड किया है। तो ये हमारे पास कंपनसेटरी जस्टिस होता है। उसके बाद है अ टॉय मैन्युफैक्चरर डिस्कवर्स दैट अ टॉय हैज शार्प एजेस बट स्टिल सेल्स इट बिकॉज़ नो लॉ प्रोहिबिट्स इट। एक जो टॉय सेलर था उसको पता चल गया कि उसका जो टॉय है उसके अंदर शार्प एजेस हैं, लेकिन फिर भी उसको बेचता रहता है। तो अकॉर्डिंग टू ड्यू केयर थ्योरी द कंपनी इज मॉरली रिस्पांसिबल फॉर एनी इंजरीज। जो भी इंजरीज होंगी कंपनी उसके लिए मॉरली रिस्पांसिबल होगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपनी मैन्युफैक्चरर बैटरीज। एक कंपनी बैटरीज मैन्युफैक्चर करती है। Although it carefully followed all safety procedures, इस कंपनी ने तमाम प्रोसीजर फॉलो किए हैं। A manufacturing defect injures several consumer। अच्छा, पिछली बार जो हमारे पास सिचुएशन थी, यहाँ पर कंपनी जानबूझकर कुछ काम कर रही थी, उसको पता चल गया था कंपनी को कि शार्प एजेस हैं, वो फिर भी बेच रही थी। यहाँ पर कंपनी को पता नहीं चला, उन्होंने तमाम चीजें अच्छे से की हैं, उनकी नीयत अच्छी थी, लेकिन फिर भी इंजरीज हो गई हैं कंज्यूमर्स को। तो अकॉर्डिंग टू द सोशल कॉस्ट व्यू, हु शुड बेयर द कॉस्ट। तो हमारे पास जो कॉस्ट बेयर करेगा मैन्युफैक्चरर बेयर करेगा फिर भी। Next, a pressure cooker is designed to work safely for 8 years before normal wear affects performance। यानी हमारे पास जो सर्विस लाइफ थी वो हमारे पास प्रेशर कुकर की रखी गई थी 8 इयर्स के लिए। दिस पीरियड रिप्रेजेंट द सर्विस लाइफ, यानी जितनी देर एक प्रोडक्ट सही काम करता है वो हमारे पास सर्विस लाइफ होती है। नेक्स्ट है टू रेफ्रिजरेटर हैव सेम लाइफ स्पैन। दो रेफ्रिजरेटर के सेम लाइफ स्पैन है। वन ब्रेक्स डाउन एवरी मंथ व्हाइल द अदर वर्क्स कंटिन्यूअसली विदाउट फेलियर। एक बार बार खराब होता रहता है और एक बिल्कुल विदाउट फेलियर सही चलता रहता है। द सेकंड रेफ्रिजरेटर हैज हायर रिलायबिलिटी। तो जो हमारे पास विदाउट फेलियर चलता रहता है ये हायर रिलायबिलिटी रखता है। मेंटेनेबिलिटी का मैंने आपको बताया कि इजीली चेंज हो सकता है, मेंटेन हो सकता है। और पोल्यूशन कंट्रोल का मैंने आपको बताया कि हम कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करते हैं और पोल्यूशन को स्प्रेड नहीं होने देते। नेक्स्ट हमारे पास है टू कार एक्सपीरियंस सिमिलर फॉल्ट। दो गाड़ियों में एक ही तरह का फॉल्ट हो गया। वन कैन बी रिपेयर्ड विद इन 30 मिनट्स व्हाइल अदर रिक्वायर्स 3 डेज। द फर्स्ट कार हैज बेटर मेंटेनेबिलिटी। जो जल्दी रिपेयर हो सकती हो, जल्दी उसके अंदर चेंजेस इंप्लीमेंट हो सकती हो, वो हमारे पास अच्छी होती है मेंटेनेबिलिटी के लिहाज से। नेक्स्ट है एन ऑनलाइन सेल एडवर्टाइजर मोबाइल फोन हैज हैविंग 7000 mAh बैटरी बट द एक्चुअल बैटरी इज ओनली 4500। यानी गलत एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। यानी मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि सही चीज वो नहीं बता रहा बल्कि उसको मिस रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है कंज्यूमर परचेजेस अ मेडिसिन विदाउट रीडिंग इट्स डोजेज इंस्ट्रक्शंस। अब कंज्यूमर की रिस्पांसिबिलिटी है, जब उसने मेडिसिन खरीदी थी तो उसकी डोजेज इंस्ट्रक्शन उसको पता होनी चाहिए थी एंड सफर साइड इफेक्ट, उसको साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। कंज्यूमर प्योर डिसीजन मेनली रिजल्टेड फ्रॉम इग्नोरेंस। कंज्यूमर ने इग्नोरेंस की है, लापरवाही की है, लापरवाही की वजह से उसको साइड इफेक्ट्स आ गए हैं। नेक्स्ट है टेक्सटाइल फैक्ट्री इंस्टॉल इक्विपमेंट दैट रिसाइकल वाटर सो फ्यूचर जनरेशंस कैन आल्सो यूज क्लीन वाटर। टेक्सटाइल फैक्ट्री जो होती है ये हमारे पास आने वाले लोगों के बारे में सोचती है, फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचती है। तो जहां हम फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोच रहे होते हैं, दिस इज बेसिकली द कंजर्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास है सीमेंट फैक्ट्री इंस्टॉल फिल्टर्स ऑन इट्स चिमनीज टू रिड्यूस स्मोक एमिशंस। तो ये हमारे पास जब उसने स्मोक एमिशंस को रिड्यूस किया है, दिस इज बेसिकली द पॉल्यूशन कंट्रोल। नेक्स्ट हमारे पास है कोल फायर्ड पावर प्लांट रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। यानी इसने केमिकल एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया है। दिस इज बेसिकली कॉजिंग द एसिड रेन। जब हम कोई केमिकल एयर में छोड़ रहे होते हैं ये एसिड रेन कॉज करता है। नेक्स्ट हमारे पास है गवर्नमेंट प्लान्स अ हाईवे दैट विल डिस्ट्रॉय अ फॉरेस्ट। गवर्नमेंट एक ऐसी रोड बना रही है जिसको अभी किसी गांव से या किसी जंगल से गुजरना पड़ेगा। ठीक है। एनवायरमेंटलिस्ट आर्ग्यू दैट द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन एनिमल एंड इकोसिस्टम शुड ऑल बी कंसीडर्ड टुगेदर। लेकिन जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो कहते हैं कि तमाम चीजें एक अम्ब्रेला में आती हैं, उन तमाम के हमने राइट्स के बारे में सोचना है, उनकी वेलफेयर के बारे में सोचना है। तो दिस रिफ्लेक्ट द होलिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है बिफोर लॉन्चिंग अ न्यू मेडिसिन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी परफॉर्म्स ईयर्स ऑफ लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल टेस्टिंग। तो हमारे पास इन्होंने क्या किया कि उसकी बहुत अच्छी एक रिसर्च की, काफी साल लगाए, उसके बाद उन्होंने वो मेडिसिन लॉन्च की। तो दिस प्राइमरी एथिकल पर्पसेस इंश्योर प्रोडक्ट सेफ्टी। ये जो उन्होंने किया है ये प्रोडक्ट सेफ्टी के लिए किया है कि ऐसी मेडिसिन ना बन जाए जिससे लोग मर जाएं या बहुत ज्यादा बीमार हो जाएं या जिसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स आ जाएं। So this is basically to ensure product safety. A juice company claims that drinking its juice cures diabetes without specific evidence. एक जूस कंपनी कहती है, क्लेम करती है कि हमारे पास जो जूस है वो क्योर कर देता है डायबिटीज को, और लेकिन इसकी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। तो ये हमारे पास जो एथिकल इशू है, दिस इज रिलेटेड टू प्रमोशन। नेक्स्ट हमारे पास है सेलर नोज अ लैपटॉप बैटरी में एक्सप्लोर बट कंटिन्यू सेलिंग विदाउट वार्निंग बायर्स। सेलर को पता है कि वो गलती पर है। तो दिस इज एथिकल प्रिंसिपल वायलेटेड इज कैवियट वेंडर। ये जो हमारे पास एथिकल प्रिंसिपल है ये वायलेट कर रहा है कैवियट वेंडर। उसके बाद हमारे पास है A city has over 500 grocery stores competing with each other. हमारे पास एक सिटी है जिसके अंदर 500 स्टोर हैं जो एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं।
दिस मार्केट स्ट्रक्चर बेस्ट प्रमोट्स द कंज्यूमर चॉइस एंड सेफ्टी। ये हमारे पास एक फ्री मार्केट है और फ्री मार्केट की वजह से हमारे पास कंज्यूमर जो है उनके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है और सेफ्टी है। नेक्स्ट हमारे पास है only four telecom companies operate in a country and strictly agree to charge identical high prices। जहां पर हमारे पास आपस में कोई ग्रुप होता है हाई प्राइसेस चार्ज करने के लिए एग्रीमेंट कर लेते हैं तो ये हमारे पास ओलिगोपोली होता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक और चीज भी है कि अगर सिंगल कंपनी हो यानी यहाँ पर आ जाए कि ओनली वन कंपनी इज चार्जिंग हाई प्राइसेस तो ये हमारे पास मोनोपोली में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है ओनली वन इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर एग्जिस्ट इन अ सिटी। जैसे यहाँ पर आ गया कि एक ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर है और वो चार्ज कर रहा है जो भी उसको प्राइस उसका दिल करता है वो चार्ज करने लग जाता है। तो दिस इज बेसिकली द मोनोपोली। नेक्स्ट हमारे पास है गवर्नमेंट ब्रेक्स अ जायंट कंपनी इनटू सेवरल स्मॉलर फर्म्स टू इंक्रीज कंपटीशन। गवर्नमेंट ने क्या किया कि कंपटीशन इंक्रीज करने के लिए कंपनी जॉइंट कंपनीज को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, फर्म्स में डिवाइड कर दिया। दिस इज बेसिकली एंटी ट्रस्ट व्यू। नेक्स्ट हमारे पास डिफेक्टिव एलिवेटर इंजर्ड सेवरल ऑफिस वर्कर्स। एक डिफेक्टिव एलिवेटर था उससे काफी ज्यादा ऑफिस वर्कर्स जो हैं उनको चोटें वगैरह आई हैं। द मैन्युफैक्चरर पेज द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड कंपनसेशन। तो दिस इज बेसिकली द कंपेंसेटरी जस्टिस। यानी जहां पर भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो कि इंजर जो है जो जिसने इंजर्ड किया है लोगों को जिसकी वजह से इंजरी कॉज हुई है वो पे करे, ये हमारे पास कंपेंसेटरी जस्टिस होता है। नेक्स्ट हमारे पास एम्प्लॉयर स्ट्रिक्टली मॉनिटर्स एम्प्लॉयर्स पर्सनल डायरी एंट्री स्टोर्ड ऑन देयर प्राइवेसी लैपटॉप्स। यानी एक जो हमारे पास एम्प्लॉय था उसकी पर्सनल डायरी थी उसके लैपटॉप पर स्टोर थी तो हमारे पास एम्प्लॉयर ने क्या किया जो उसको हायर करा था उसका बॉस उसने सीक्रेटली वो तमाम चीजें पढ़ ली। तो दिस इज बेसिकली साइकोलॉजिकल प्राइवेसी। यानी उसने कंज्यूमर के प्लान्स उसकी थिंकिंग उसकी ख्वाहिशात ये पर्सनल चीजें पर्सनल थॉट्स जो उसने डायरी में लिखी हुई थी वो रीड की हैं। तो दिस इज साइकोलॉजिकल प्राइवेसी। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्ट्री डंप्स अनट्रीटेड वेस्ट इनटू अ रिवर कॉजिंग नियरबाई विलेजर्स टू स्पेंड मनी ऑन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। सो दिस इज विलेजर्स आर पेइंग सोशल एक्सटर्नल कॉस्ट। जो विलेजर्स हैं वो एक्सटर्नल कॉस्ट पे कर रहे हैं विच इज सोशल कॉस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है कंज्यूमर बाइज एन एक्सपेंसिव ब्रांडेड शर्ट सिंपली बिकॉज ऑफ देयर फेवरेट सेलिब्रिटी वोर इट। एंड कंज्यूमर ने सिर्फ इसी वजह से शर्ट खरीद ली कि उसकी फेवरेट सेलिब्रिटी ने पहनी हुई थी। इवन दो चीपर शर्ट है सेम क्वालिटी लेकिन जो सस्ती वाली शर्ट थी उसकी ज्यादा अच्छी क्वालिटी थी। तो ये हमारे पास एक इरेशनल डिसीजन है, ये कोई रैशनल डिसीजन लॉजिकल डिसीजन नहीं है। दिस डेमोन्स्ट्रेट द कंज्यूमर कैन मेक इरेशनल डिसीजंस। नेक्स्ट हमारे पास है पोल्ट्री फार्म कीप्स चिकन्स इन एक्सट्रीमली क्राउडेड केजेस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। हमारे पास क्या कर रहा है पोल्ट्री फार्म एक केज के अंदर बहुत ज्यादा चिकन रख रहा है और बहुत ज्यादा क्राउडेड उसने कर दिया है। अकॉर्डिंग टू राइट्स टू दिस प्रैक्टिस इज अनएथिकल बिकॉज इट वायलेट्स द राइट ऑफ एनिमल्स। ये जो हमारे पास प्रैक्टिस है ये राइट्स ऑफ एनिमल्स को वायलेट करती है। नेक्स्ट हमारे पास है फार्मास्यूटिकल कंपनी ने डिस्कवर किया कि मेडिसिन जो है वो सीरियल लिवर डैमेज कॉज कर सकती है बट डज नॉट मेंशन ऑन द लेबल। लेकिन लेबल पे इस चीज को मेंशन नहीं किया। उसको पता है कंपनी को कि ऐसा हो रहा है लेकिन उसने मेंशन नहीं किया, उसको छुपा के रखा। तो दिस कंपनी इज फेल्ड इन इट्स ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर। यानी उन्होंने क्या किया है डिस्क्लोज नहीं किया इस चीज को छुपा कर रखा है तो वो ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर में फेल हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंपनी रिकॉल्स द डिफेक्टिव मेडिसिन इवन दो इट विल लूज मिलियन ऑफ रुपीज बिकॉज प्रोटेक्टिंग ह्यूमन लाइफ इज कंसिडर्ड मोर इंपॉर्टेंट देन प्रॉफिट। ये कंपनी अच्छी थी, इन्होंने क्या किया ह्यूमन लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी मेडिसिन जो है उसके ऊपर लॉस बेयर कर लिया। Which ethical theory best support this decision? तो this is the rights theory। इन्होंने ह्यूमन राइट्स के बारे में सोचा है, ह्यूमन की लाइफ के बारे में सोचा है। नेक्स्ट है फैक्ट्री लेज ऑफ 20 एम्प्लॉयज टू सेव द जॉब्स ऑफ 500 अदर्स। यानी एक फैक्ट्री ने क्या किया 20 एम्प्लॉयज थे उनको जॉब से निकाला लेकिन 500 और लोगों की जॉब को सिक्योर किया। दिस डिसीजन बेटर रिप्रेजेंट द यूटिलिटेरियन। यानी इन्होंने क्या किया है कि मैक्सिमम ग्रुप ऑफ पीपल के लिए थोड़े से लॉस को बेयर किया है, ज्यादा लोगों के बारे में सोचा है। दिस इज यूटिलिटेरियनिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है मैनेजर रिफ्यूजेस लाई टू कस्टमर्स बिकॉज लाइंग इज मॉरली रॉन्ग रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम। एक मैनेजर है वो कस्टमर को लाई नहीं करता क्योंकि वो कहता है कि लाई करना झूठ बोलना मॉरली रॉन्ग है। दिस इज द कैंट्स ड्यूटी एथिक्स। ये कैंट्स ड्यूटी एथिक्स में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है गवर्नमेंट इंक्रीजेस टैक्सेस ऑन वेल्दी टू इंप्रूव हेल्थ केयर फॉर पुअर सिटीजन। गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए हैं अमीर लोगों के लिए ताकि गरीब लोगों का फायदा हो जाए। तो ये हमारे पास जस्टिस थ्योरी होती है। जस्टिस थ्योरी जो होती है ये बेसिकली कहती है कि सब लोगों के लिए जस्टिस होना चाहिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो हमारे पास डिसेबल्ड हैं, जो हमारे पास मिनोरिटीज हैं। तो यहाँ पर मिनोरिटीज का सोचा जा रहा है। तो दिस इज बेसिकली जस्टिस थ्योरी। नेक्स्ट हमारे पास है विच फिलोसोफर बिलीव पीपल शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल मॉरल ड्यूटीज। तो कैंट होता है, कैंट कहता है, कैंट ऐसा फिलोसोफर है जिसने बोला है कि जो लोग हैं वो हमारे पास यूनिवर्सल मॉरल ड्यूटीज के लिहाज से उनको एक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है कंपनी स्पेंड मनी प्लांटिंग ट्रीज इन विलेजेस विदाउट एक्सपेक्टिंग फाइनेंशियल रिटर्न। कंपनी जो होती है ये बस ट्रीज लगाना शुरू कर देती है और रिटर्न के बारे में नहीं सोचती। तो दिस इज बेसिकली फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास है कंपनी फॉलोज पॉल्यूशन लॉज इवन दो कंप्लायंस इज एक्सपेंसिव।
कंपनी ने पॉल्यूशन लॉज जो हैं उनको फॉलो किया है और ताकि जो हमारे पास कंप्लायंस है वो फॉलो हो, जबकि ऐसा करना उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो दिस इज बेसिकली द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास है कि पेइंग एम्प्लॉयज फेयर वेजेस इवन वेयर द लॉ अलाउज लोअर वेजेस इज एन एग्जांपल ऑफ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने एथिकल काम किया है, आप फेयर वेजेस पे कर रहे हैं, जहाँ पे अगर लॉ था वो आपको अलाउ कर रहा था कि बेशक आप लोअर वेजेस पे कर दें। तो ये आपने तमाम चारों जो हैं ये आपने अच्छे से देखनी है कि एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस सिचुएशन में आएगी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस सिचुएशन में आएगी, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ में आएगी और पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ में आएगी। नेक्स्ट है एन अकाउंटेंट रिपोर्ट फाइनेंशियल फ्रॉड टू द कंपनीज एथिक्स कमिटी। एक अकाउंटेंट था, उसने रिपोर्ट कर दिया फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया है कंपनी की एथिक्स कमेटी को कि कमेटी ये देखो ये फ्रॉड हो गया। तो दिस इज इंटरनल विसल ब्लोइंग। इंटरनल विसल ब्लोइंग होगी, आपने कंपनी के अंदर अंदर ही बात को रखा है। अगर आप कंपनी से बाहर निकालेंगे दैट विल बी एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिपोर्टिंग इलीगल पॉल्यूशन डायरेक्टली द गवर्नमेंट एनवायरमेंटल एजेंसी इज एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग। अब आपने क्या किया है, इलीगल पॉल्यूशन को कंपनी को बोलने के बजाय गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर दिया है, गवर्नमेंट को बता दिया है कि ऐसा हो रहा है। दिस इज एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग। Next, a company executive purchases shares after learning confidential information about an upcoming merger. कंपनी एग्जीक्यूटिव ने क्या किया, शेयर्स खरीद लिए जब उसको पता चला एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बारे में कि एक मर्जर आ रहा है और प्रॉफिट होगा। तो दिस इज बेसिकली इनसाइडर ट्रेनिंग। इनसाइडर आपने बिठाया है और इनसाइडर न्यूज आपको मिल जाती है। इनसाइडर न्यूज मिलने की वजह से आप ट्रेडिंग करते हो और आपको प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रैक्चर। कॉन्ट्रैक्टर ऑफर्स मनी टू अ गवर्नमेंट ऑफिसर टू सिक्योर अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, यानी उसने रिश्वत दी है गवर्नमेंट अफसर को ताकि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वो सिक्योर कर ले। दिस इज ब्राइबरी, दिस इज रिश्वत। थ्री पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी आर इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल। हमारे पास जो सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से तीन पिलर होते हैं, हमने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना होता है, एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना होता है और सोशल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फूड मैन्युफैक्चरर क्लियरली प्रिंट्स ऑल इंग्रेडिएंट्स एंड एलर्जी वार्निंग्स टू इट्स पैकेजिंग। वो डिस्क्लोजर कर देता है, तमाम वार्निंग्स वहां पर प्रिंट कर देता है। दिस इज बेसिकली राइट टू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास है हेलमेट मैन्युफैक्चर डिजाइन हेलमेट टू मिनिमाइज इंजरीज ड्यूरिंग एक्सीडेंट। उसने ऐसा हेलमेट बनाया कि इंजरीज मिनिमाइज हो जाएं। तो ये राइट टू सेफ्टी है, जहां पर आप सेफ्टी सिक्योर कर रहे होते हैं। दिस इज राइट टू सेफ्टी। जहां पर आप इंफॉर्मेशन तमाम बता रहे होते हैं क्लियर कट, ये होती है राइट टू द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास है टूथपेस्ट एडवर्टीजमेंट फॉल्सली क्लेम्स दैट यूजर विल नेवर गेट कैविटीज अगेन। उसने फॉल्सली क्लेम किया है, तो ये डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग है, ये फॉल्स एडवर्टाइजिंग है या प्रमोशन के लिहाज से अनएथिकल चीज है। नेक्स्ट हमारे पास है An employer refuses to hire qualified female applicants simply because of gender. उसने क्या किया है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की है और वो फीमेल एप्लीकेंट्स को हायर नहीं करता। दिस इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास है an employer secretly reads employees personal emails. So this is basically the psychological privacy without permission. This family violates the employee privacy. अगर यहाँ पर आपके पास साइकोलॉजिकल प्राइवेसी का आंसर होगा तो आपने वो सिलेक्ट करना है, लेकिन अब पर्सनल ईमेल्स में साइकोलॉजिकल चीज नहीं होती, यहाँ पर हमारे पास ऑफिस रिलेटेड चीजें भी होती हैं। तो द बेस्ट आंसर इज एम्प्लॉय प्राइवेसी। नेक्स्ट हमारे साथ फैक्टर इंस्टॉल्स मॉडर्न इक्विपमेंट टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस। एक फैक्ट्री जो है वो क्या करती है, मॉडर्न इक्विपमेंट इंस्टॉल करती है जिसकी वजह से कार्बन एमिशन रिड्यूस हो। ठीक है, कार्बन एमिशन ना हो, हमारे जो पास जो हवा है वो साफ सुथरी रहे। द कंपनी एक्शन सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोच रही है, ऐसे डेवलपमेंट के बारे में सोच रही है कि आगे आने वाले फ्यूचर में जो एनवायरनमेंट है वो सिक्योर रहे, अच्छा रहे, साफ सुथरा रहे। नेक्स्ट हमारे पास है सेवरल कंपीटिंग कंपनीज सीक्रेटली एग्री टू चार्ज आइडेंटिकल हाई प्राइसेस। दिस इज बेसिकली प्राइस फिक्सिंग। उन्होंने प्राइस फिक्सिंग कर ली है जब उन्होंने एग्री कर लिया कि वो हाई प्राइसेस को चार्ज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कंपनी चूजेस टू एक्सीड लीगल एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड बिकॉज इट बिलीव्स इट इज राइट थिंग टू डू। क्या करती है, वो एक्सीड कर देती है लीगल स्टैंडर्ड्स को और समझती है कि ये बिल्कुल ठीक चीज है। तो दिस रिफ्लेक्ट द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सीड करने से मुराद ये है कि जो पहले लीगल एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड्स थे उसने उनको भी फॉलो किया है और उससे भी ज्यादा वो अच्छी बन गई है। तो राइट थिंग टू डू यानी वो अच्छी चीजें करती है। तो दिस इज बेसिकली द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एथिकल है, एथिक्स को फॉलो करती है। नेक्स्ट हमारे पास है विच एथिकल थ्योरी फोकसेस ऑन द ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। तो हमारे पास ज्यादा लोगों के लिए जो सोचती है वो यूटिलिटेरियनिज्म होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपनी फॉलोज एवरी लॉ बाय इंटेंशनली हाइड्स इंपॉर्टेंट सेफ्टी इंफॉर्मेशन फॉर कंज्यूमर। जो कंपनी होती है तमाम लॉज फॉलो करती है लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है उसको हाइड करती है। दिस इज वायोलेशन ऑफ द ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर। ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर को ये वायलेट कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से। अगर आपने ये एमसीक्यूज देख लिए हैं और जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है अगर आपने ये समझ लिया है तो इंशाल्लाह आपके 50% से ज्यादा एमसीक्यूज सॉल्व हो जाएंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट है। अगर ये आप सब्जेक्टिव पार्ट अच्छे से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका 80 to 90% सब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा।
फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन कोहेजन, हाउ डज मिसरिप्रेजेंटेशन मेक फ्रीडम ऑफ चॉइस इम्पॉसिबल। हमारे पास जो मिसरिप्रेजेंटेशन है उससे फ्रीडम ऑफ चॉइस इम्पॉसिबल कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपने खुद रीड करना है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं, बिकॉज जो हमारे पास कॉन्सेप्ट थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, यहाँ से आगे आप फर्दर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉन्सेप्चुअल इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हमारे पास कौन कौन से कॉन्सेप्चुअल इश्यूज होते हैं, तो आप ये भी रीड कर लीजिएगा फॉर द आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज कैंट थ्योरी ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स पे कैंट क्या कहता है, ये भी आपने पढ़ लेना है। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी। कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी हमारे पास क्या है, ऑफ द बिजनेस ड्यूटीज, यानी हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं बिजनेस और यूजर्स के दरमियान, बायर्स के दरमियान। तो व्हाट इज दिस थ्योरी, आपने ये भी रीड करना है। और ये एमसीक्यू हाईलाइट, यानी एमसीक्यू के लिए ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने समझना है। नेक्स्ट है, हाउ टू इंस्टॉल पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस। पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गिवन हियर। नेक्स्ट हमारे पास है कि एक्सप्लेन द डाइवर्जेंस बिटवीन प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट। तो इसका आंसर गिवन है, आप पढ़ लें। व्हाट कॉजेज एसिड रेन एंड व्हाई इट इज यूनिक। एसिड रेन किन चीजों की वजह से कॉज होती है। राइट द फैक्ट्स दैट कॉज एयर पोल्यूशन एंड इट्स सोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो कॉज करते हैं और फिर इसके सोल्यूशंस क्या हैं, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर एंड लैंड पोल्यूशन। जो वाटर और लैंड पोल्यूशन है ये किस वजह से होती है। व्हाट इज ग्रीननेस और हॉलिज्म, ये भी आपने पढ़ना है कि ग्रीननेस और हॉलिज्म क्या है। मैं ये चीजें इसलिए नहीं पढ़ा कि मैंने ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट काफी एक्सप्लेन किए हैं और वीडियो लेंथी ना हो जाए। शॉर्ट टाइम में अगर आपने पेपर प्रिपेयर करना है तो आप जस्ट यहाँ से रीड करके वीडियो को पॉज करके प्रिपेयर कर सकते हैं। हाउ डज द स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इम्पैक्ट द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगर हमारे पास रिसोर्सेज कम हो जाएंगी तो वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इफेक्ट आएगा, ये आपने यहाँ से रीड कर लेना है। डू यू एग्री और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट वी ऑल आर पार्ट ऑफ अ पोल्यूशन। आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, आपने ये बताना है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज एंटी ट्रस्ट व्यू। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गवर्नमेंट क्या करती है, स्मॉल फर्म्स में डिवाइड करती है। व्हाट इज रेगुलेशन व्यू ऑफ ओलिगोपोली पावर, यानी हमारे पास जो ग्रुप्स होते हैं वो मोनोपोली की तरह काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसका रेगुलेशन व्यू क्या है ये आपने पढ़ना है। व्हाट इज द डू नथिंग व्यू ऑफ ओलिगोपोली। डू नथिंग व्यू इसका क्या है, ये आपने रीड करना है। एक्सप्लेन द राइट्स, जस्टिस एंड यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स। ये आर्गुमेंट्स आपने एक्सप्लेन करने के ये आर्गुमेंट्स क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज एंड फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ आर्गुमेंट्स अगेंस्ट एम्प्लॉय डिस्क्रिमिनेशन। एम्प्लॉय डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट क्या एलिमेंट्स हैं और क्या आर्गुमेंट्स हैं, ये आपने बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज मैन्युफैक्चरर्स रिस्पांसिबिलिटी रिगार्डिंग हार्मफुल प्रोडक्ट्स। तो ये भी आपने यहाँ से रीड कर लेना है कि हमारे पास मैन्युफैक्चरर की क्या रिस्पांसिबिलिटी होती है हार्मफुल प्रोडक्ट से रिलेटेड। व्हाट आर 3 स्पेसिफिक एरियाज ऑफ ड्यू केयर। ड्यू केयर के 3 स्पेसिफिक एरियाज क्या हैं, डिजाइन, प्रोडक्शन एंड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। Next question is, define the economic, political, cultural, moral and religious harms of advertising. Advertising की वजह से कौन कौन से ये harms आते हैं, आपने इनको define करना है। When is an advertiser not responsible for harm? Harm के लिए वो कब responsible नहीं होता, ये आपने बताना है। What do product liability critics say? जो product liability के critics हैं वो क्या कहते हैं, ये आपने यहाँ से read करना है। What do marketers extend the market when? How do marketers extend the market when people stop smoking? ये आपने रीड करना है यहाँ से कि कैसे वो मार्केट को एक्सटेंड करेंगे जब लोग स्टॉप कर देंगे स्मोकिंग करना। नेक्स्ट, डज एडवर्टाइजिंग हेल्प और हार्म कंज्यूमर। हेल्प करती है एडवर्टाइजमेंट या उनको हार्म करती है। व्हाट इज साइकोलॉजिकल प्राइवेसी एंड हाउ इट इज बैलेंस्ड। साइकोलॉजिकल प्राइवेसी क्या है और इसको बैलेंस कैसे हम मेंटेन करते हैं। व्हाट इज आवर ड्यूटी टू फ्यूचर जनरेशंस। हमने फ्यूचर जनरेशंस के लिए क्या करना है, ये हमारे पास जॉन रॉल्स ने बताया था, आप इसको रीड कर लीजिए। कॉन्सेप्ट में आपको दे चुका हूँ एमसीक्यूज में। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फ्री मार्केट। फ्री मार्केट के क्या बेनिफिट्स हैं। व्हाट इज इको फेमिनिज्म। इको फेमिनिज्म क्या है, ये आपने रीड करना है यहाँ से। व्हाट डज प्रोडक्ट लायबिलिटी, हाउ डज प्रोडक्ट लायबिलिटी इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन। जो हमारे पास टेक्नोलॉजी डिफ्यूज हो रही हैं तो प्रोडक्ट लायबिलिटी उसको कैसे इम्पैक्ट करती है, ये आपने रीड करना है यहाँ से। सो दिस वाज ऑल about MCQs and the subjective paper.
अगर आप ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा एंड यू कैन इवन स्कोर 4/4 GPA। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। अपनी दुआ में याद रखिएगा मुझे भी और एक स्टूडेंट है जिन्होंने हेल्प की है ये वीडियो प्रिपेयर करने में, जो पेपर अटेम्प्ट करके आई थी, उनको भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।